गुड इवनिंग। क्या हाल है? चलिए, शांति 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 शांति। आ जाइए। पंखा इधर कीजिए, इधर कीजिए मेरे तरफ, बढ़िया से कीजिए। चलिए, ये मास्क वाला को भगाइए। तो ये सब बैच में करता है। ठीक है, दो गो बैच, हर किसी भी बैच में दो गो बैच अलाउ मत कीजिए। ठीक है, सब बैच में वो करता है। ठीक है, पढ़ने में एकदम बहुत कमजोर है। आज छोड़ दीजिए। बैठिए बैठिए, हर बैच में करता हो। बैठिए, बैठने दीजिए, बैठाइए बैठाइए। 6 आदमी है, 7 गो होइए। उधर डोलिए थोड़ा थोड़ा, हल्ला मत कीजिए। आपको है, हल्ला मत कीजिए। अब शांत होइए, शांति। देखिएगा, आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हमें पढ़ना होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद के जो आगे के अधिनियम है, उस अधिनियम के विषय में आगे हम लोगों को पढ़ना है। एक है 1873 का अधिनियम, एक है आपको 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919, 1935 और 1947। तो सबसे पहले हम लोग 1873 के भारत परिषद अधिनियम को देखते हैं। 1873 के भारत परिषद अधिनियम में, 1873 के भारत परिषद अधिनियम में यह कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। उस कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। यह बात 1873 के अधिनियम में कही गई। और इस प्रावधान के तहत ही कंपनी को भंग 1 जनवरी 1884 को कर दिया गया। कंपनी को भंग 1 जनवरी 1884 को कर दिया गया। फिर आपको आगे है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आप सभी इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे, नहीं अवगत हैं तो आप अवगत होइए कि भारत के भीतर ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित होने वाली जो सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन थी, वह आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस की स्थापना के समय ही यह निर्धारण हुआ कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाएगा। और इस निर्धारण के तहत ही प्रत्येक वर्ष 1885 में, 86 में, 87 में, 88 में, 89 में, 90 में, 91 में प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों में वार्षिक सम्मेलन बुलाए गए।
कांग्रेस के 1885 से लेकर 1891 ईस्वी तक, 1885 से लेकर 1891 ईस्वी तक कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन हुए, इस वार्षिक सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने जो मांग की, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिटिश संसद कांग्रेस के दबाव में आकर 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो पारित हुआ है वह कांग्रेस के दबाव में आकर पारित हुआ है। तो आपसे यह बात पूछा जाता है, कौन ऐसा अधिनियम है जो कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया गया है? तो वह है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम का काफी ऐतिहासिक महत्व है, काफी ऐतिहासिक महत्व है। कैसे काफी ऐतिहासिक महत्व है? तो भारत के भीतर निर्वाचन यानी चुनाव, समझिए, भारत के भीतर निर्वाचन यानी चुनाव। अगर हम चुनाव की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां पर निर्वाचन यानी चुनाव, अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव दो प्रकार से होता है। मुख्यतः चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक आपको प्रत्यक्ष चुनाव होता है और दूसरा आपको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर हम प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव, जैसे कि विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में आम जनता मतलब हम आप भाग लेते हैं। विधानसभा के चुनाव में आम जनता यानी हम आप भाग लेते हैं। तो ये दोनों प्रत्यक्ष चुनाव है। इसके अलावे जो आपको विधान परिषद का चुनाव है, समझ गए, विधान परिषद का चुनाव है, फिर आपको राज्यसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, इसके बाद जो है आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ये सब ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें आम जनता भाग नहीं लेते हैं, बल्कि आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। तो वैसे चुनाव जिसमें आम जनता भाग नहीं ले बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। तो भारत के भीतर जो चुनाव प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होना प्रारंभ हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत होना प्रारंभ हुआ है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आपको होना प्रारंभ हुआ। फिर आपको इस अधिनियम के तहत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो विधान परिषद के सदस्य थे, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आप याद कीजिएगा, विधान परिषद से संबंधित 1853 है, 1861 है। 1853 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि विधान परिषद के गठन के प्रावधान 1853 में, और फिर विधान परिषद का गठन 1861 में होना प्रारंभ हुआ। विधान परिषद में कुछ सदस्य लोग सबको मनोनीत किया गया, कुछ सदस्यों को भेजा गया। तो जो विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि वे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके तहत विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। वही इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो भारतवर्ष में जो बजट पारित होना प्रारंभ हुआ है वह आपको 1860 ईस्वी में
पहली बार बजट पेश हुआ था और यह जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और शुरुआती दौर में पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही बजट पेश होता था और जो बजट पेश होता था वह विधान परिषद में होता था। विधान परिषद के सदस्यों को बजट के ऊपर बोलने का तो अधिकार दिया गया कि वो बजट पर बोल सकता है, लेकिन उन लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये तमाम प्रकार के प्रावधान 1892 के भारत परिषद अधिनियम के हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम पारित होने के कुछ वर्षों के बाद 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे हम लोग 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। अगर हम 1909 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसे बनाने में इस समय के जो भारत सचिव और भारतीय वायसराय थे उनका योगदान था। 1909 के समय के जो भारत सचिव थे उनका नाम था आपको लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले। और 1909 के समय के जो भारतीय वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। 1909 के समय के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर के लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने मिलकर 1909 का भारत शासन अधिनियम बनाया, जिस वजह से 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। और जब मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था तो इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे एच.एच.एस. क्विथ थे। एच.एच.एस. क्विथ इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जो यह अधिनियम आया है 1909 का भारत शासन अधिनियम आया है। 1909 का भारत शासन अधिनियम आया है। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस अधिनियम की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इस अधिनियम के तहत यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमान, समझ गए, मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है दिया गया। समझ गए, यह इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो यहां पर हम लोगों को जो समझना है वह पृथक निर्वाचन को समझना है। पृथक निर्वाचन को हमें यहां पर समझना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में भारतवर्ष में चुनाव होता है या नहीं होता? नहीं होता है? होता है। अच्छा, आज के डेट में जो भारतवर्ष में चुनाव होता है, आज के डेट में जो भारतवर्ष में चुनाव होता है, समझिए, चुनाव होता है, उस चुनाव में क्या हिंदू धर्म के लिए अलग चुनाव होते हैं, मुस्लिम धर्म के लिए अलग, सिख धर्म के लिए अलग, ईसाई धर्म के लिए अलग चुनाव होता है? नहीं ना होता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए अलग अलग चुनाव होता है? एकदम नहीं। समझ गए, एकदम नहीं होता है। आज के डेट में सभी धर्मों के लिए, समझ गए, आज के डेट में सभी धर्मों के लिए एक साथ ही चुनाव होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए एक साथ चुनाव होता है। एक बात बताइएगा, चुनाव में एससी एसटी को आरक्षण प्राप्त है या नहीं है? नहीं प्राप्त। चुनाव प्राप्त नहीं है। कुछ सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित नहीं रहता, कुछ सीट आरक्षित एससी एसटी के लिए रहता है। तो कुछ सीट एससी एसटी के लिए जो आरक्षित रहता है, इसी को तो हम लोग आरक्षण कहते हैं। समझिए, इसी को हम लोग आरक्षण कहते हैं। तो एससी एसटी को चुनाव में आरक्षण प्राप्त होता है। और एक बात बताइएगा कि जो चुनाव होता है उस चुनाव में क्या कोई खास समुदाय के लोग ही भाग लेते हैं या फिर सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं? चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो वह चुनाव में भाग ले सकता है। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है या नहीं है? भारत में ऐसी व्यवस्था है। भारत के भीतर वर्तमान समय में
जो निर्वाचन होते हैं, वर्तमान समय में जो चुनाव होते हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक साथ चुनाव होता है और चुनाव में सब लोग एक साथ भाग लेते हैं। ना अमीर गरीब, किसी भी चीज का कोई फर्क जो है आज के डेट में चुनाव में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ आरक्षण जो है, आरक्षण की व्यवस्था लागू है। कुछ सीट एससी और एसटी के लिए जो है आरक्षित कर दिया गया है। समझ गए? तो अब देखिएगा, अब चीजों को समझिएगा। तो वर्तमान में इस प्रकार से चुनाव होता है। तो अब इन चीजों को समझिएगा। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब होता है अलग। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया 1909 के अधिनियम के तहत कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे। जो मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए अलग से चुनाव होगा, मुस्लिम के लिए जो है अलग से चुनाव होगा। और मुस्लिम के लिए जो अलग से चुनाव होगा, उस चुनाव में जो उम्मीदवार होगा वह मुस्लिम ही होगा, जो उम्मीदवार होगा वह मुस्लिम ही होगा। साथ ही साथ जो मतदाता होगा वह भी मुस्लिम ही होगा, वह भी मुस्लिम ही होगा। यानी वैसे चुनाव जिसमें उम्मीदवार भी मुस्लिम ही होने थे, मतदाता भी मुस्लिम ही होने थे, मतदाता भी मुस्लिम ही होने थे, इस प्रकार के चुनाव के लिए ही पृथक निर्वाचन प्रणाली शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी बात यह था कि हमेशा, जैसे आज के डेट में, आज के डेट में अगर हम भारत की बात करें तो आज के डेट में भारत की 80% आबादी हिंदू है, मात्र 14 से 15% आबादी मुस्लिम है। यानी आज के डेट में मुस्लिम की संख्या काफी कम है। हमेशा से मुसलमानों की संख्या काफी कम रही है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो क्या मुसलमान भारत के मूल नागरिक हैं? मुसलमान भारत के मूल नागरिक नहीं है। वे आक्रांता के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में भारत आए और भारत को जीते, भारत में शासन प्रशासन किए और फिर भारत में बस गए, फिर जो है आपको भारत में बस गए। तो मुस्लिम यहां के मूल निवासी में काउंट नहीं होता है। तो हमेशा से मुसलमानों की संख्या काफी कम रही है, मुसलमानों की संख्या काफी कम रही है। तो मुसलमानों का यह मानना था कि अगर सब धर्म के लिए एक साथ ही चुनाव होगा तो उसे में मुसलमानों, उसमें जो है मुसलमानों को जो अधिकार मिलना चाहिए, उचित अधिकार नहीं मिलेगा। इसी को लेकर के 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में हुआ। 1908 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होने चाहिए। मुस्लिम लीग ने जो 1908 में मांग किया, मुस्लिम लीग की मांग को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। अब जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो जो अन्य समुदाय के लोग थे, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, दलित, महिला, ये लोग भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे, ये लोग भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। जिस कारण जब आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो महिलाओं को, दलितों को, मजदूरों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो यहां पर आप इस बात को याद रखिएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के तहत, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के तहत, दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1935 के तहत, 1935 के तहत। तो ये चीज है, आप इस बात को निश्चित तौर पे याद रखिएगा। तो पृथक निर्वाचन का मतलब कुछ समझे या नहीं समझे? ऊपर ऊपर से नहीं ना गया? अरे सीधा पृथक निर्वाचन, जो समुदाय होगा उसी समुदाय के उम्मीदवार होंगे, उसी समुदाय के मतदाता होंगे,
उसी को हम लोग पृथक निर्वाचन कहते हैं, और क्या, और कुछ नहीं। समझ गए? तो ये चीज है। अब देखिएगा, जो आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम है, 1909 के भारत शासन अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। और भी कई सारी विशेषताएं ये है कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में यह भी बात कहा गया कि जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा, एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। और 1909 के प्रावधानों के तहत ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, जिसका नाम था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद है उसमें शामिल होने वाला जो प्रथम भारतीय हुआ है सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। समझ गए? तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिए गए हैं। ये सभी के सभी 1909 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं को आप याद रखिएगा। यहां तक अब आप लिखिएगा। 1873 का 1873 का 1873 का 1873 का अधिनियम 1873 का अधिनियम डैश देकर, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही 1 जनवरी 1884 को 1 जनवरी 1884 को 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश कंपनी को औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी को औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी को औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया। औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया। फुल स्टॉप। आगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आगे हेडिंग मारिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आगे हेडिंग मारिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम डैश देकर डैश देकर 1885 में स्थापित 1885 में स्थापित कांग्रेस नामक संस्था के 1885 में स्थापित कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर
1885 में स्थापित कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर 1885 में स्थापित कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर यह अधिनियम यह अधिनियम यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक नंबर में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। आगे 2 नंबर में विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट यानी सीधा सीधा पूछ सकते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब बात नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब बात नहीं पूछ सकते हैं। आगे हाँ, तीसरा, विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया। बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम लिखिएगा।
डैश देकर इस अधिनियम को भारत के भारत सचिव इस अधिनियम को भारत के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, जिस कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एस्क्विथ थे। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एस्क्विथ थे। एक्विथ कह लीजिए, एक्विथ थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। एक नंबर में, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अर्थात मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अर्थात, हां, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होते, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होते, अलग चुनाव होते और उस चुनाव में मतदाता, और उस चुनाव में उम्मीदवार और मतदाता, और उस चुनाव में उम्मीदवार और मतदाता दोनों मुसलमान ही होते। दोनों मुसलमान ही होते। दोनों मुसलमान ही होते। मोबाइल भी चलाते हैं ना हो, दोनों साथे, दोनों काम एक साथ। हे भगवान, बताइए कैसे होगा? ऐसे में जानते हैं कौन नौकरी होगा? मल्टीटास्किंग वाला नौकरी होगा, एमटीएस वाला, चतुर्थ वर्गीय। एमटीएस में क्या होता है जानते हैं? अफसर सबका फाइल ढोना होता है, ठीक है, अफसर को पानी पिलाना होता है। देखिए एगो बात एक बार में एगो काम कीजिए, दूगो काम मत कीजिए। पढ़ना है तो पढ़िए ही,
अब मोबाइले चलाना है तो आराम से रूम में बैठिए, कम्बल तानिए, मोबाइल चलाइए, क्या हो, समझे। लिखिए, ए भगवान, कंपटीशन जानते हैं बहुत बढ़ गया है, आपको विश्वास नहीं होगा, कंपटीशन का लेवल इतना है आप वहां तक सोच नहीं सकते हैं, समझे। और ये जानते हैं कंपटीशन कौन बढ़ाया है? नीतीश कुमार। दरोगा का वैकेंसी जो लगातार दे रहा है, 1717, 126, 2446, 212, समझ गए, 2213, फिर आगे 1760 आने वाला है, 1760 आगे आने वाला है, समझे। तो यही वैकेंसी, यही जो है ना कंपटीशन बढ़ा दिया। फिर बिहार पुलिस में 10,000, 8415, 11,000, समझे, लोग जागरूक हो गया है। और इस कंपटीशन में अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, समझे, यही सच है। वास्तविकता से लोग अवगत नहीं है अभी, समझे। आप लोगों का जो रिजल्ट होगा ना, 1 मार्क के कारण होगा, 1 मार्क के कारण नहीं होगा। जो ऑन एवरेज विद्यार्थी है, समझिए, जो ऑन एवरेज विद्यार्थी है। लिखिए, लिखिए, क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना है। हाँ, उस चुनाव में उम्मीदवार और मतदाता दोनों मुसलमान ही होते, फुल स्टॉप, बस हो गया। आगे 2 नंबर में नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, 2 नंबर में, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा, उसी में कंटिन्यू किया जाएगा, उसी में कंटिन्यू। इस प्रावधान के तहत ही इस प्रावधान के तहत ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में इस प्रावधान के तहत ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। 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 सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए, फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। बजट पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
चलिए अब देखिएगा, इसके बाद अगला है 1909 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम पारित हुआ है वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, अब हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ते हैं। देखिए गौर कीजिएगा भाई जी लोग, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को बनाने का काम इस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा इस समय के भारतीय वायसराय, इस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया, चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को पारित किया, इस अधिनियम को बनाया, जिस वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। यह अधिनियम भले ही पारित 1919 में हो गया हो, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ है। यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ है। जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो इस अधिनियम के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वे आपको लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज थे। और यह परीक्षा बीपीएससी 60 से 62 बी 2017, बीपीएससी 60 से 62 बी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। समझिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1919 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका सही उत्तर होता लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज। समझ गए? तो यह चीज है। अब इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस अधिनियम की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वह यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव पड़ी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है नींव पड़ी। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव पड़ी। अब देखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको क्लियर किए हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उस चुनाव प्रणाली को कहा जाता है जिसमें आम जनता का चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदारी होता है, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। तो अब देखिएगा, इस चुनाव में भारत की आम जनता को चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया। जैसे आज वर्तमान समय में मतदान को लेकर यह प्रावधान है कि आप अगर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप मतदान कर सकते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही था? एकदम नहीं, हमेशा ऐसा नहीं था। अगर आप शुरुआती दौर की बात कीजिएगा, शुरुआती दौर की बात कीजिएगा, तो आपको मतदान करने का अधिकार सिर्फ राजा महाराजा को था, सिर्फ राजा महाराजा को था, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को था, धनी वर्ग के लोगों को था, सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान करने का अधिकार था। सीधा समझिए ना, ब्रिटिश काल में वैसे लोगों को ही मतदान करने का अधिकार था जो अंग्रेजों को टैक्स देता था, टैक्स, समझ गए, टैक्स देता था, तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, उसी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। सबको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पहली बार इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव पड़ी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के साथ साथ इस अधिनियम के तहत महिलाओं को, और महिला की बात कीजिएगा ना, पुरुष में तो जो धनवान थे, जो टैक्स देता था, जो राजे महाराजे थे, उन्हें मतदान करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को एकदम मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतवर्ष के भीतर पहली बार जो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है वह आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही
तो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है वह आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और इस अधिनियम से ही भारत में विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होना प्रारंभ हुआ, जिसमें आम जनता भाग लेना शुरू किया, जिसमें आम जनता भाग लेना शुरू किया। ये चीज है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा भाई जी लोग, बजट को लेकर के, बजट समझिए, बजट अगर हम बजट की बात करें, सबसे पहले तो वर्तमान परिदृश्य को आप देखिए। आपको भारत सरकार है, मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, जो कहना है आप कह लीजिए। केंद्र सरकार के है, भारत सरकार के है, मोदी सरकार के, सब एक बात है। फिर आपको राज्य सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार कहिए या राज्य सरकार कहिए। भारत सरकार या मोदी सरकार या केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए एक बजट पेश करता है, लेकिन वहीं क्या नीतीश कुमार अपने राज्य के लिए बजट पेश नहीं करता? करता है या नहीं करता? अगर नहीं जानते हैं तो आप जानिए, करता है, समझिए, करता है। भारत सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है, पूरे भारतवर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। और जो आपको नीतीश सरकार है या फिर आपको ममता बनर्जी की सरकार है या फिर आपको जो है किसी की भी सरकार है, वो जो है अपना अलग अलग अपने राज्य के लिए बजट पेश करता है। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, आपको भारत में बजट की हम बात करें तो भारत में जो बजट पेश होना शुरू हुआ है 1860 ईस्वी में जब भारत में बजट पेश होना शुरू हुआ था तो पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था, पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था, पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट प्रस्तुत होता था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा। यानी यह कहा गया कि केंद्र सरकार अलग बजट पेश करेगा और जो राज्य सरकार है वह अपना अलग बजट पेश करेगा, वह अपना अलग बजट पेश करेगा। यह प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार अलग बजट पेश करने लगा, राज्य सरकार अलग बजट पेश करने लगा। और वर्तमान समय में हमारे देश में यही प्रावधान लागू है, केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करता है और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करता है। समझ गए? तो ये चीज है, आप याद रखिएगा। तो यहां तक पहले लिखिए। लिखिएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम लिखिएगा। लिखिएगा इस अधिनियम को एगो लड़का क्वेश्चन पूछ रहा, फोर्थ अनुसूची में क्या है, यानी चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। समझ गए? चलिए, जवाब तो आप ही लोग दे दिए। 1919 का भारत शासन अधिनियम डैश देकर, इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा कम से कम बोर्डों पर से तो बढ़िया से देख के लिखियो। मां बकलोल एकदम गलती फलती लिखती है, मुंह हम तोड़ देंगे। समझे? आप ही को बोल रहे हैं,
देखिए तो मॉन्टेग्यू ऐसे होगा ना, देखिए तो क्या लिखे हैं आप, बोर्ड पे नहीं देखते हैं, वो कहाँ ध्यान रहता है, समझ गए। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा तथा भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड, भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के समय, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, इस अधिनियम के पारित होने के समय इस अधिनियम के पारित होने के समय इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज थे। आगे, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, एक नंबर में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दो नंबर में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। तीन नंबर में क्या बताए थे, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। तीन नंबर में केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। चलिए एक बार इतना पढ़िए तो 2 मिनट में, आज जितना लिखा है पढ़िए तो।
चलिए, क्या छूट गया? हाँ तो लिखाएंगे ना, अब अभी पूरा खत्म कहाँ हुआ है? 1919 में अभी और भी बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए सुनिएगा। 1919 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में हम लोग देख रहे थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। तो इस अधिनियम की जो और भी कई सारी विशेषताएं हैं, इस अधिनियम की अन्य विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। अन्य विशेषता, इस अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम में यह कहा गया कि इस अधिनियम में यह कहा गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। और लंदन के साथ साथ भारत में भी आईसीएस की परीक्षा होगी। इसको लेकर के इसको लेकर के इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है वह आपको 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में हुआ है। और हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिटेन के साथ साथ यानी लंदन के साथ साथ भारत में आईसीएस का परीक्षा होना कब से प्रारंभ हुआ? 1922-23। कहां से? इलाहाबाद। कहां से? इलाहाबाद से होना प्रारंभ हुआ है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो ये भी प्रावधान किया गया था। फिर इस अधिनियम की हम बात करें तो जो यह 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने या प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक है वह आपको लियोनस कर्टियस को माना जाता है। लियोनस कर्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसके बाद इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। और जो द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया उसमें आपको कहा गया कि एक जो है आपको राज्य परिषद होगा, एक राज्य परिषद होगा और दूसरा आपको केंद्रीय विधानसभा होगा। दूसरा आपको केंद्रीय विधानसभा होगा। कालांतर में जाकर यही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में तब्दील हो गया और यही राज्य परिषद राज्यसभा में तब्दील हो गया। यानी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का जो प्रावधान किया गया है वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किए गए हैं। और साथ ही साथ इससे पहले हम आपको यह भी बताए थे कि इस अधिनियम के तहत ही सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। समझ गए? तो ये सब भी प्रावधान इसके हैं, तो लिखिएगा नीचे। चौथा पॉइंट, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत चलिए लिखिएगा, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय पता नहीं क्या होता है, नहीं जानते हैं हम। ठीक है, एकदम एक के दिन में सब विद्वान बनेगा। ठीक है,
सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। 1 नंबर में राज्य परिषद, 2 नंबर में केंद्रीय विधानसभा। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। 1 नंबर में राज्य परिषद, 2 नंबर में केंद्रीय विधानसभा। आगे, केंद्र में द्वैध शासन लागू किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन लागू किए गए। सॉरी प्रांत में, सॉरी प्रांत में, केंद्र में नहीं, सॉरी काटिए। प्रांत में द्वैध शासन लागू किए गए। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। चलिए अब देखिएगा, जब यह अधिनियम पारित हुआ था ना, 1919 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था, तो इस अधिनियम के पारित होने के समय ही यह प्रावधान किया गया था। 1919 का अधिनियम जब पारित हुआ था, तो इस अधिनियम के पारित होने के समय ही यह प्रावधान किया गया कि यह अधिनियम भारत में सही रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। इस अधिनियम की जांच हेतु 1929 ईस्वी में आयोग गठित किया जाना था, लेकिन 1929 से पहले ही इस अधिनियम की जांच हेतु 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 1928 में हुआ। साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। साइमन कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट 1930 में आया, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुए उसमें पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इस 3 गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही जाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ, और यह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया है,
यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 321 गो अनुच्छेद था, 10 गो अनुसूची था, लेकिन इसमें प्रस्तावना का अभाव था। समझ गए, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो इस अधिनियम के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे स्टैनले बाल्डविन थे। स्टैनले बाल्डविन थे। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, तो जो इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा साइमन कमीशन आयोग। क्या आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? अगले क्लास में पूछ लीजिएगा या क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। आवाज आइए नहीं रहा है, कुछ सुनाइए नहीं दे रहा। ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा क्लास के बाद। क्या बोल रहा है हो? ओ अच्छा ठीक, चूड़ देंगे हम मोबाइल। ठीक है, गुस्सा आया हम चूड़ देंगे, दिमाग में रखिएगा। लिखिए, साइमन कमीशन आयोग, लिखिएगा। लिखिएगा, अजीब हाल है। लेकिन भाई विद्यार्थी सब में जानते हैं अनुशासन नाम का कोई चीजें नहीं है। एक आध गो मोबाइल चुराएगा न अपने होश ठिकाने लग जाएगा। लिखिए, साइमन कमीशन आयोग 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 1927 में 1927 में आपको जब बोले थे, आपको भी बोले थे, दीपेन को भी बोले थे, कमेंट वाला सबका कमेंट लिखिए। जो क्वेश्चन रहता है आप दीजिए। तो आप लोग एक रोज किए, 2 रोज किए, बस काम खत्म। कॉपी लेकर के बैठिए, लिखिए। ठीक है, तो हाथ में क्या लिखिएगा? हाथ में थोड़े लिख पाइएगा। ठीक है, एक कॉपी लेकर के बैठिए। अब ऑनलाइन में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, कमेंट देखेंगे, तरह तरह का कमेंट आया रहता है। अगर वो कमेंट डेली लेंगे ना, कभी पढ़ाइए नहीं पाएंगे। यही सच है। हम एक आध बार 2-4 क्लास जो है करके देखे हैं, कमेंट लेकर के देखे हैं। कमेंट में इतना क्वेश्चन आता है, जवाब देते देते हम पागल हो जाते हैं, समझ गए। लेकिन जो है उनका कमेंट खत्म नहीं होता है, समझे। तो होना चाहिए ना, जबकि ये लोग को बोले हुए हैं कि अरे जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन लिखिए कॉपी पर, समझ गए। तो जैसे ही हमको क्वेश्चन दे दीजिए, हम अगले क्लास में जो है क्लास आएंगे तो शुरुआती 10-15 मिनट कमेंट का ही जवाब दे देंगे, ताकि क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। जबकि ये सब बात बोले हुए हैं। ठीक है, अरे जरूरी तो बहुत कुछ, समझ गए, जरूरी तो बहुत कुछ है, समझ गए। जरूरी तो 4500 रुपया देना भी है, लेकिन देते कितना है? 2000, 2500, 3000। 3000 से ज्यादा देते हैं? नहीं देते हैं, समझे। लिखिए, अरे पैसा का बात छोड़िए, पैसा का कोई दिक्कत ना है। यानी ये जो कमेंट करता है ना, यानी किसी भी बात को जाया नहीं जाने देता है। जरूरी है, अरे जो जरूरी है हम समझते हैं कि हाँ जरूरी है, तब ना हम ये बात बोल रहे हैं। अगर हमको लगता कि ये जरूरी नहीं है तो हम इसको बोलते नहीं, ना बोलते, समझ रहे हैं। आए? ऐसे खिसियाएगा, खिसिया करके का उखाड़ेगा। कोनो खराब बात हम इसको बोले हैं? बढ़िया बात बोले हैं।
अब मान लीजिए विद्यार्थी का कमेंट लेगा, क्वेश्चन लेगा, हमको दे देगा, हम क्लियर कर देंगे, ये तो अच्छी बात ना है, समझिए, ये कोनो गलत बात थोड़े है। ठीक है, चलिए जाइए, आज का क्लास बंद है, लोग मोबाइल पे मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, जाइए, क्लास बंद है। लिखिए 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 लिखिए। लिखिएगा, क्या लिखे हैं? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता 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 में एक 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ। एक 7 6 के बाद 7, एक 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ। 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ जिसे 7 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ जिसे साइमन कमीशन आयोग कहा गया। जिसे साइमन कमीशन आयोग कहा गया। इस आयोग का भारत आगमन इस आयोग का भारत आगमन 1928 में हुआ। में हुआ, फुल स्टॉप। आयोग ने अपनी रिपोर्ट आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। 1930 में दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। 1930 में दी। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श हेतु इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श हेतु 3 गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में आयोजित हुआ। 1930, 31 और 32 में आयोजित हुआ। जिसके आधार पर
जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। यह अधिनियम, एक मिनट रुकिए रुकिए, छोड़ दीजिए, यह अधिनियम को काटिए काटिए, आगे हेडिंग मारिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 लिखिएगा डैश देकर, डैश देकर। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें प्रस्तावना का अभाव था। 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 फुल स्टॉप, उसी को कंटिन्यू। इस अधिनियम के पारित होने के समय इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन लिखा हुआ है, स्टैनले BLADWIN स्टैनले ब्लैडविन थे। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। चलिए आइएगा तो 1 मिनट में, 1 मिनट में आइए, याद कीजिए पागल की तरह। चलिए बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया? 1 जनवरी 1800। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया? किस अधिनियम के तहत? 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। आगे कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद ने कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया? 1800 विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम? बजट पर बोलने का अधिकार 1892। 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? एच एच एक्विथ।
मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत? 1900 वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में किस अधिनियम के तहत शामिल हुए? 1900 विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। 1900 बजट पर मतदान करने का अधिकार। 1909। आगे बताइएगा कि जो आपको 1919 कहां है? ऊपर है, देखिए ना, ऊपर ना है, नीचे है, कहां है? यहां है। 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। समझ गए? अच्छा, यह अधिनियम पारित 1919 में हुआ, लागू कब हुआ? 1900 प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। यहां पे गौर कीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919। इसको स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1800। लड़की लोग को तो लगता है एकदम ससुराल आई हुई, समझे? सब एकदम मुंह में लड्डू लेके बैठी हुई। देख रहे हो फट्टा से मुंह खुल जाएगा, 2-4 रोज चलेगा ना, अपने मुंह फटाफट खुलेगा। समझ गए? लड़का लोग बकलोल है, पागल है ये सब का। ये सब को क्या समझते हैं? चलिए आइएगा। अरे याद करवाते हैं, याद कीजिए। जिंदगी भर ऐसे ही ये बेलना बेलते रह जाइएगा, समझे? बेलना बेलने बच्चा खिलाने के अलावा कोनो काम नहीं मिलेगा। पढ़िए लिखिए, बढ़िया बढ़िया काम कीजिएगा। शांत। चलिए आगे आइएगा। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कौन अधिनियम? 1900 महिलाओं को मतदान करने का अधिकार। 1900 प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस प्रांत में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? इसका भारत आगमन। साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1900। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए कितने गोलमेज और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उस आधार पर कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? 1935 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लड। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम 1900। इतना बात क्लियर है? चलिए इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।